हेलो बच्चों, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बताया था मैंने, गॉस प्रमेय क्या होती है? एक ऐसी प्रमेय जिसके आधार पर हम किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के कारण उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हमारी जो स्थितियां बनेगी, हम गॉस प्रमेय की सहायता से ही कुछ अवस्थाओं की तीव्रताओं के मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। उन्हें हम कहते हैं अनुप्रयोग। उसमें पहला अनुप्रयोग हमारा है कि हम पे माना एक तार है, तार आवेशित है, तो उस तार के कुछ दूरी पर रखे किसी बिंदु पर हम इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आज टॉपिक हमारा है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के द्वारा किसी आवेशित तार जिसकी लंबाई अनंत है, उस तार के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो बच्चों, गॉस प्रमेय के पहले अनुप्रयोग में हम एक तार लेंगे जिस तार की लंबाई अनंत है ना? मतलब बहुत इतना लंबा तार हमारा है जिसका स्टार्ट कहां से है, उसका एंड कहां हो रहा है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम अनंत कहते हैं। अनंत लंबाई का एक तार है ना? उस तार को पूर्णतः आवेशित किया गया है, आवेशित तार है हमारा, और उस तार से हमने कुछ दूरी पर एक बिंदु लेकर वहां तीव्रता का मान निकालने का प्रयास करना है। ठीक है? तो पहला टॉपिक के अनुसार पहला हमारे पास मुद्दा क्या होना चाहिए कि हमको यहां पर एक तार मिलना चाहिए। तो तार मिला है हमको, ठीक है? उस तार की लंबाई अनंत है, वो पूर्णतः आवेशित है, जो उसमें आवेश है उस आवेश के द्वारा वह तीव्रता उत्पन्न करेगा। ठीक है ना? अब देखिए, क्योंकि हमने यहां पर गॉस प्रमेय का प्रयोग करना है, तो हम गॉस प्रमेय की अवस्थाओं को यहां पर लाने का प्रयास करेंगे। अवस्थाएं क्या होती है गॉस प्रमेय की? कि एक आवेश जो पूर्णतः पृष्ठ से घिरा हो, ठीक है ना, और उस पृष्ठ पर ही एक बिंदु लेते हैं हम, जिस बिंदु पर उस आवेश के कारण जो हमारी बल रेखाएं बनती हैं, वे बल रेखाएं वहां तीव्रता उत्पन्न करती है, और तब हम उससे फ्लक्स की अवस्थाओं के मान को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो हम पे गॉस प्रमेय को यदि हमें प्रयोग करना है, उस प्रयोग के लिए हमको यहां पर एक आवेश चाहिए और एक चाहिए काल्पनिक पृष्ठ, जो पृष्ठ किसी बिंदु जिसमें हमें मान निकालना है उस बिंदु से होता हुआ जाता हमें दिखाई दे और वह पूर्णतः आवेश को घेर दे। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर चित्र बनाया है। यहां पर आप देखेंगे चित्र को, मैं जूम कर रहा हूं इसको। तो देखिए, ये फिगर है, ये फिगर ये है, ये पूरा फिगर है। ये देखिए, अब दिख रहा है आपको पूरा। ये देखिए, ये फिगर है। इस फिगर में ये हमारा तार है, रेड से दिखाई दे रहा है हमको, तार है, यहाँ अनंत अवस्था प्लस इसमें आवेश किया हुआ है हमारा यहाँ पर। इससे हमने r दूरी पर एक बिंदु P माना है, जिस बिंदु पर हम इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, जो हमारी स्थिति बन रही है, यहां एक बिंदु लिया है हमने, और इस बिंदु से होता हुआ हमने एक पृष्ठ खींचना है जिससे हम गॉस अवस्थाओं को यहां पर ला सकें। तो हमने एक पृष्ठ बनाया है, वह पृष्ठ क्योंकि आवेश को पूरा घेरेगा, है ना, तो इसलिए हम ऐसा पृष्ठ लेंगे जो इस तार को घेरता हुआ दिखे। जैसे तार है माना, जैसे तार है, तो इस तार को ये पृष्ठ पूर्णतः घेर दे, ऐसी कल्पना करनी है हमने। तो हमने यहाँ पर एक बेलनाकार आकार बनाया है इसका, जिस आकार के द्वारा ये इस तार को पूर्णतः घेर रहा है। इस अवस्था में हमें यहाँ पर इस बेलनाकार आकृति की 3 सतहें मिल रही हैं। एक सतह ऊपर की तरफ सपाट, नीचे की तरफ सपाट, और एक वक्रीय पृष्ठ ये मिल रहा है हमको, है ना? तो हमें इन 3 सतहों के नाम रख दिए। एक का नाम माना S1 है, एक का नाम S2 है, एक का नाम S3 है, और इन तीनों में हमने इनके खंड मान लिए हैं, लघुखंड। एक खंड हमने यहां मान लिया DS1, एक हमने यहां मान लिया DS2, और एक हमने इस बिंदु P को घेरे हुए मान लिया जिसे हमने DS3 कहा।
ये पृष्ठ हमारे ऐसे हैं, जैसे माना यहाँ पर सपाट ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो हम खंड लेंगे वो खंड कहाँ होगा, दिशा उसकी ऊपर की तरफ होगी, दिखा दिया इसको ऊपर की तरफ। ये जो हमारा पृष्ठ है ये ऐसा है, खंड इसका यहाँ पर लेंगे हम, तो दिशा कहाँ होगी उसकी, नीचे की तरफ होगी। ये हमारा पृष्ठ ऐसा वक्री है, तो हम यहाँ पर बिंदु हमारा यहाँ है, तो पृष्ठ कहाँ लेंगे इसका, ऐसा लेंगे, तो दिशा कहाँ होगी इसकी, सामने की तरफ होगी, है ना। तो ये दिशाएं दिखाई हैं इसकी हमने। और यहाँ पर प्लस आवेश हमारा है, तो उस प्लस आवेश के द्वारा जो तीव्रता हमारी है उसकी दिशा बाहर की ओर हम जानते ही हैं, बहुत मानते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि हम यहाँ पर जो आवेश हमारा पॉजिटिव रहेगा, अतः ये पॉजिटिव आवेश को करेगा प्रतिकर्षित और धक्का मार क्या करेगा, है ना। तीव्रता की दिशा हमारी ये, खंडों के लघु खंडों की दिशाएं हमारी ये हमने यहाँ पर शो कर दिया पूरा। और हमने यहाँ पर जो खंड लिया है, जो पार्ट लिया है, वह पार्ट है जो हमारे समक्ष है, सामने दिखाई, तो आपको हमारा अनंत लंबाई का है, इसका स्टार्ट नहीं देखना, हमें एंड नहीं देखना, जो हमारे सामने तार पड़ रहा है उसका हमने अंश लिया है, इसका जो अंश इतना बड़ा है, इस अंश में जितने आवेश हैं उन आवेशों को इस पृष्ठ में घेरा हुआ है, उस आवेश की मात्रा माना Q है, स्मॉल q, और इस हिस्से की जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई L है। इस तरह से जो हमारा पृष्ठ बनेगा, काल्पनिक पृष्ठ, उसकी ऊंचाई भी L हो जाएगी, और हम इस पृष्ठ को बोलेंगे काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। काल्पनिक आकृति बेलनाकार है, तो काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमारा ये, काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से कहेंगे हम, जो आकृति हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज है यहाँ पर हमारी, ठीक है, तो ये हमारी तो और चित्र है, इसमें एक चीज हमने ये भी देखनी है, जो हमारा आवेश है उस आवेश से हमें एक नई अवस्था मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। मतलब इस पूरी रेखीय अवस्था में जो ये तार है हमारा, इसमें आवेशों का घनत्व कितना है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसको हम लैम्डा से शो करते हैं, और उसके लिए मान कैसे निकालते हैं उसका, जितना हमारा आवेश है किसी लंबाई वाले तार में, जितना हमारा आवेश है, उस आवेश में यदि हम लंबाई का भाग देते हैं, डिवाइड कर दें, तो जो पार्ट मिलता है उस पार्ट को हम आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर सूत्र बनता है इसका, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा पार्ट है, ये मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, आप आराम से नोट्स बना सकें और आपको एग्जाम के लिए भी तैयारी हो सके आपकी। तो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, माना आवेशित तार की लंबाई अनंत है, तार के हमारे समक्ष उपस्थित भाग की लंबाई स्मॉल l है। यदि इस भाग में आवेश स्मॉल q हो, तो इस भाग का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। ये हमें सूत्र इससे मिला है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, जो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है। तो ये तो हमने कर लिया यहाँ पर। तो पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया कि हमने आवेश पृष्ठ घनत्व निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर बाकी जो अवस्थाएं तुम्हें बताई मैंने चित्र में, वो सारी यहाँ पर लिखी हुई मेरी। यहाँ पर ये देखिए, एक बार मैं पढ़ भी लूंगा इसको, जिससे आपको आइडिया हो जाए। इस भाग के जो भाग हमने लिया है यहाँ पर, जो हमारे सामने पड़ रहा है, इस भाग के आवेश स्मॉल q को घेरे हुए एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जो तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल P से होकर जा रहा है। गॉसियन पृष्ठ की ऊंचाई स्मॉल l, सतहें दो सपाट S1 और S2, एक वक्रीय S3 हैं, जिनमें तीन लघु पृष्ठ DS1, DS2 तथा DS3 जो हमारा है बिंदु P को घेरे हुए हैं, लिए गए हैं, जिनकी दिशाएं चित्र के अनुसार क्षेत्र से क्रमशः 90 डिग्री, फिर दूसरा भी 90 डिग्री तथा 0 डिग्री के कोण बना रही है। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं, जो हमने यहाँ पर तुम्हें बताया था ऊपर, वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको आइडिया बन जाए। अब देखिए यहाँ पर स्थिति बन गई, जो हमारे कोण है, कोण हमने कहाँ बनाया, ये देखिए। फिर चलते हैं फिगर में। तो जो हमारा फिगर है, इस फिगर में ये देखिए कोण कहाँ बनाया हमने, ये हमारी तीव्रता जिसे बोलते हैं मध्य क्षेत्र,
वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बात एक ही होती है हमारी, ये तीव्रता, और ds2 नीचे की तरफ, तो ऐसे कोण क्या बन रहा है यहां पर हमारा 90, तीव्रता ऐसे, ds1 ऐसे, कोण क्या बन रहा है यहां पर हमारा 90, तीव्रता ऐसे और ds3 ऐसे, दोनों समांतर हो गए, कोण क्या बन रहा है यहां पर 0। वही हमने यहां पर लिखा है कि जो हमारे कोण है, कोण क्रमशः 90 डिग्री 90 अंश, दूसरा 90 अंश और तीसरा 0 अंश के होंगे। ये तो मैंने लिख दिया, ये मैंने लिखा के आपको बता दिया। अब देखिए यहां पर हमें यहां मान निकालना है, फिर चलते हैं चित्र में जरा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाए। चित्र में जाना बहुत जरूरी है हमारे, फिगर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हमारी, तो आपको किसी भी प्रश्न में फिगर बनाने का प्रयास करना है, चित्र बनाने का प्रयास करना है, जिससे आपकी स्थिति क्लियर होती रहे। ठीक है ना। अब देखिए तीन जो इसके पृष्ठ हैं, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमने यहां पर तीनों मतलब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए हमारे जितनी यहां पर सतहें होंगी, जितने यहां पृष्ठ होंगे, उन पृष्ठों से गुजरता हुआ फ्लक्स निकालना होगा। यहां पर हमारे तीन सतहें हैं, एक S1 है, S2 है, S3 है, मतलब हमको तीनों से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालना होगा। फ्लक्स की अवस्थाएं कैसे निकालेंगे हम, जैसे निकालते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स phi इक्वल टू ES या EDS cos थीटा या E वेक्टर डॉट DS वेक्टर से हम मान निकालते हैं। तो पीछे पड़ा हुआ है। इन अवस्थाओं को निकालने के लिए हम यहां पर बारी बारी से पार्ट लेते हैं इसका। तो पहला पार्ट इसका है हमारा ये वाला S1। जब भी हमने नियम तो बताया था कि जब भी हम किसी बड़े खंड का मान निकालते हैं, तो उसके मान निकालने के लिए हम उसका एक लघु खंड लेते हैं। लघु खंड का मान निकालकर हम करते हैं उसका इंटीग्रल उस पूरे पृष्ठ के सीमाओं के अनुदिश, और जो मान मिलता है हमको वो मान पूरे पृष्ठ का मान हो जाता है। वही कर रहे हैं यहां पर, इसलिए हम यहां पर लघु पृष्ठ माने इसके। तो S1 के लिए लघु पृष्ठ लघु खंड DS1, तो DS1 से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकालना चाहेंगे। तो गॉस जो हमने पीछे फ्लक्स की अवस्थाएं पढ़ी हैं, उनके अनुसार हम यहां पर मान निकालेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ मैंने यहां पर, ये देखिए कि DS1 से गुजरने वाला फ्लक्स, जब S1 हमारा छोटा है तो फ्लक्स उसमें छोटा होगा हमारा। तो यहां पर S की स्थिति जब D वाली है, तो फ्लक्स की अवस्था भी हमारी D वाली होगी। तो देखिए DS1 से गुजरने वाला फ्लक्स d∅1 इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर implies that d∅1 इक्वल टू EDS1 cos थीटा। समीकरण नंबर 2 मान लिया। ये मैंने पीछे पढ़ा हुआ है सारा, जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसमें आपको ढंग से बताया हुआ है मैंने। यदि आपको कोई डाउट्स में होगा तो फ्लक्स की अवस्थाओं वाला वीडियो जो पीछे मेरे ही स्कूल चैनल में अंदर होगा, आप उसको खोज के उसकी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको क्या स्थिति उसमें बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 2। अब नंबर 2 जो बन रहा है हमारा, इस नंबर 2 को लेकर हमने पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो बताया था मैंने, जब हमें पूरे का मान निकालना होगा तो हम एक लघु पार्ट का करते हैं समाकल, और उस अवस्था में जो हमें मान मिलता है वो मान संपूर्ण पृष्ठ का मान होता है। यहां पर देखिए, अतः S1 से गुजरने वाला फ्लक्स ∅1, S1 के लिए ∅1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 d∅1। पृष्ठ हमारे बंद हैं, सारे क्लोज्ड हैं, इसलिए यहां पर हमने एक सिंबल बनाया, बंद समाकल। ये भी मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है पूरा, बंद समाकल S1 d∅1। समीकरण नंबर 3 हमारा ये हो गया। ठीक है ना। अब इस समीकरण नंबर 3 जो बन रहा है हमारा, इस 3 में हम समीकरण नंबर 2 का मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर जहां हमारा d∅1 है उसके स्थान पे EDS1 cos थीटा। ये देखिए ∅1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 EDS1 cos थीटा। अब हमें चेक करना है कि E और DS1 के बीच कोण क्या बन रहा था, तो बताया था मैंने यहाँ पर। जो कोण बन रहा था ऊपर चित्र में देखिए, ये देखिए E और DS1, E हमारा इस तरफ है और DS1 ऊपर की तरफ। तो ऐसी स्थिति में जो कोण बन रहा है 90 बन रहा है हमारा। तो उस 90 कोण के लिए हमने यहाँ पर थीटा को 90 बना देना है, और तब हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब मान रख दिया इसका हमने, इस मान में हम
कोण 90 रखते हैं तो मिलता है फाई 1 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल S1 e ds1 cos 90 डिग्री implies that phi 1 equal to closed integral S1 e ds1 into 0 0 क्यों होगा हमारा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो रख दिया इसको हमने यहाँ पर। तो पूरा जब गुणा 0 से हो रहा है किसी संख्या का, किसी भी राशि का, तो संपूर्ण मान 0 हो जाता है, तो मिलेगा हमको implies that phi 1 equal to 0। इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पहले पार्ट आ गया कि पहला पार्ट जो बन रहा है हमारा, इस पहले पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक मान हमने कर दिया। अब बारी हमारी दूसरे पार्ट की है। देखिए दूसरा पार्ट जो बनेगा हमारा, वो भी वैसे ही का निकालना है हमको। इस दूसरे पार्ट में जाने के लिए हम यहाँ पर जो पार्ट नंबर 2 है हमारा, उसी में चित्र में देखिए, पहले चित्र में देखते हैं। जो पार्ट नंबर 2 हमारा है ना, इसके लिए हम S2 ये है हमारा, इस S2 में E इस तरफ है और इसका एक खंड लिया हमने, जैसे हमने पहले लिया था DS2, उसके आप फेस सामने है, नीचे की तरफ है, दिशा उसकी नीचे की तरफ बन रही है, तो यहां भी हमारा कोण 90 बन रहा है। अतः उसी तरह की अवस्थाएं जैसे हमारे पीछे थी, वैसी अवस्थाएं हमको यहाँ पर मिलेंगी और हम उसी तरह से इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्थिति लिखना है इसको हमने कि इसी प्रकार जैसे हमने किया अभी तक, इसी प्रकार जो मान निकालना चाहेंगे हम, तो हमें मान इस तरह से प्राप्त होगा। देखिए अब करते हैं इसको। ये देखिए ये करा हुआ मैंने ऊपर, यहाँ देखिए लिखा हुआ, इसी प्रकार सतह S2 से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S2 d फाई 2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S2 e ds2 cos थीटा इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S2 e ds2 cos 90, कोण 90 है क्योंकि E और ds2 के बीच कोण 90 बन रहा है हमारा, कोण 90 0 होता है, cos 90 का मान हमारा। ऐसी अवस्था में फाई 2 का मान हमको 0 रख जाए, तो फाई 2 भी हमारा 0 हो गया। फाई 1 और फाई 2 की अवस्थाएं समान तरह की है, तो इसलिए मान भी समान रहेगा, दोनों का मान हमको 0 प्राप्त होगा। तो फाई 1 फाई 2 दोनों 0 हो गए। अब बारी हमारी पार्ट 3 की है, तीसरे पार्ट की। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है हमारा चित्र में, ये देखिए जो हमारा फिगर है, इस फिगर में S1 हमने कर दिया, S2 हमने कर दिया। अब ये पार्ट बचा है ना जो वक्रीय पार्ट है, वक्रीय पार्ट, ठीक है। तो वक्रीय पार्ट हमारा S3 है। इस S3 पार्ट में यहां पर साइड में एक हमको बिंदु P मिल रहा है, जिसका को घेरे हुए हमने खंड लिया है, जिसका चेहरा सामने है। तो DS3 और E दिशाएं दोनों की एक ही तरफ है, इसलिए कोण 0 बन रहा है। इस अवस्था को लेकर हमने जैसे पहले किया है वैसे ही मान निकालने का प्रयास करेंगे और संपूर्ण मान निकालने के लिए लघु पृष्ठ के मान का करेंगे इंटीग्रल, समाकल, और तब परिणामी निकालेंगे। अब देखिए यहां पर जो हमारा मान बनेगा, यहां पर इस मान के लिए ये देखिए, अब बारी S3 की है हमारी। तो S3 के लिए हमें यहां पर फाई 3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 d फाई 3 करना पड़ेगा। तो d फाई 3 क्या होता है हमारा, वही e ds3 cos थीटा। रख दिया मान इसका हमने, implies that phi 3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 e ds3 cos 0 डिग्री। क्योंकि यहां हमारा कोण दोनों के बीच में 0 बन रहा था, तो मैं बताया था पीछे मैंने, ऐसी अवस्था में जो है परिणामी मिलेगा, वह परिणामी cos 0 के मान से मिलेगा। क्या होता है cos 0? cos 0 इक्वल टू 1। ऐसी स्थिति में फाई 3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 e ds3 हो जाएगा। अब इसमें जो होता है इंटीग्रल, उस इंटीग्रल में जो राशि d के साथ होती है उसका ही होता है इंटीग्रल, बाकी सामान्य राशियां नियत होती हैं। तो यह हमारा d के साथ S3 है, तो e हमारा नियत होगा, उसे हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा फाई 3 इक्वल टू e क्लोज्ड इंटीग्रल S3 ds3, समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 जो बन रही है हमारी, इस 6 इक्वेशन में हमको एक पार्ट मिल रहा है, जो पार्ट यहां पर ये शो कर रहा है कि यहां पर हम ds3 का S3 रेंज के लिए इंटीग्रल कर रहे हैं समाकल। अब ये क्या है भाई, जो ds3 है हमारा, ये ds3 एक S3 का लघु पार्ट है।
तो लघु पार्ट का करेंगे इंटीग्रल तो हमें संपूर्ण पार्ट मिलेगा, पूरा पार्ट मिलेगा। तो बताया था पीछे मैंने, छोटे पार्ट का करेंगे इंटीग्रल तुम्हें बड़ा हिस्सा या बड़ा पार्ट मिलता है, तो हम इसके लिए लिखेंगे। और बड़ा पार्ट क्या है हमारा, पूरा बेलनाकार और उसका पृष्ठ बाहरी अवस्था, तो उसे बोलेंगे हम बेलनाकार सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा बन रहा है। और बेलनाकार आकृति जो रहती है हमारी, बेलन का जो पृष्ठ रहता है जिसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वो क्या होता है 2 पाई आर एच से निकालते हैं। यहां एच हमारी लेंथ है, एच हमारी जो है एल के रूप में शो कर रखी है हमने, ये देखो ये चित्र हमारा है, चित्र में एल, एच जो हमारा बन रहा है यहाँ पर एल बन रहा है, इसलिए जहां पर हमारा एच रहेगा उसके स्थान पर हमको यहाँ पर एल शो करना पड़ेगा और तब हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर अब जो पार्ट बन रहा है हमारा, इस पार्ट में हमने यहाँ नीचे इसको ये देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल S3 ds3 इक्वल टू 2 पाई आर एल हमने यहां पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 होगी भाई। इस 7 इक्वेशन का मान हम नंबर 6 में लाने के पश्चात φ3 का मान निकालेंगे। तो φ3 क्या आ जाएगा हमारा E इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब हमें तीनों पार्ट्स देखिए, तीनों पार्ट जो हमारे चित्र में थे, इस चित्र के तीनों पार्ट्स के फ्लक्स के मान को हमने निकाल दिया। तो इससे भी निकला, इससे भी निकला, इससे भी निकला। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो उसमें तीनों पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स के मानों को हम जोड़ देंगे, तो जो हमें परिणाम मिलेगा वह परिणाम संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। वही हम यहां पर कर रहे हैं। हम यहां पर उस संपूर्ण फ्लक्स को फाई ई कहेंगे, जो सिंबल बनता ही है इसका फाई ई। उस फाई के मान को निकालने के लिए हम तीनों पार्ट्स के मिले हुए फ्लक्स को या गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़कर परिणामी निकालेंगे। अब देखिए यहां पर तीन पार्ट कौन कौन से हैं भाई हमारे यहां पर। एक पार्ट मिला था हमको φ1, एक पार्ट मिला है हमको φ2, एक पार्ट मिला है हमको φ3। तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये मिल गया संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ3 इक्वल टू φe इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। नंबर 9। अब समीकरण नंबर 9 में जो हमारे पहले मान हमने निकाले हुए है ना, उन मानों में एक मान हमारा समीकरण नंबर 4 है। वो देखिए 4 में हमको मिला है यहां पर φ1 इक्वल टू 0। एक हमारा समीकरण नंबर 5 है, देखिए ऊपर वो देखिए 5 में मिला है हमको φ2 इक्वल टू 0। एक हमारा ये है समीकरण नंबर 8 जो भी यहां नीचे मिला है, जिसमें हमने लिखा है यहां पर φ3 इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। देखिए तीनों मानों को हम यहां पर रखते हैं तो मिलता है हमको यहां पर φe इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस E 2 पाई आर एल। φe इक्वल टू 0 प्लस E 2 पाई आर एल। ये जोड़ा हमने, तो जोड़ने के बाद जो परिणाम मिलेगा हमको, परिणाम φe इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, जिसका नंबर 10 मान लेंगे। हमें ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पर परिणाम इसमें मान रखते हैं इसका क्वेश्चन में, तो जो पार्ट जहां पर है उसका मान हमको वहीं पर शो करना है। जैसे φ1 हमारा फर्स्ट है तो हम φ1 का मान ही रखेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि φ2 का मान हो गया या φ3 का मान हो गया, ऐसा नहीं। जो हमारा यहाँ पर पद है उस पद के मान को उसके स्थान पर ही रखना है हमें। φ1 पहले है तो φ1 का मान, φ2 बाद में φ2 का मान, φ3 बाद में φ3 का मान रख के अब जोड़ेंगे, उसको जोड़ के हम परिणाम निकालेंगे। तो φe मिलेगा हमको E इंटू 2 पाई आर एल। तो ये हमारा नंबर 10। तो ये हमारा फ्लक्स है, जो फ्लक्स इस संपूर्ण काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरता हुआ हमको प्राप्त होगा। तो ये फ्लक्स, ठीक है ना। तो हमने एक मान तो निकाल दिया इसका कि हमें फ्लक्स कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूं। इस वीडियो में 2 पार्ट बनेंगे, वैसे ना काफी लंबा वीडियो बन रहा है हमारा, ये 2 पार्ट बनेंगे इसके। तो पहले पार्ट में मैं यही तक कर रहा हूं, मैंने गॉसियन पृष्ठ को मानकर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स यहां पर आपको निकाल के बता दिया। अब गॉस की जो प्रमेय है, उस प्रमेय
के आधार पर जो है फ्लक्स मिलेगा, उस फ्लक्स से इस फ्लक्स की तुलना करेंगे हम, और उसके बाद लास्ट में परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे जो यहां पर उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो उस पार्ट को, जिस पार्ट में हम गॉस प्रमेय के द्वारा फ्लक्स निकालकर हम यहां पर तुलना करके ई का मान निकालेंगे, वो पार्ट नंबर 2 होगा, जो मैं इसके बाद आपको बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वह वीडियो इसका ही सेकंड पार्ट होगा, जिसके द्वारा हम गॉस प्रमेय के आधार पर मिलने वाले फ्लक्स से तुलना करने के पश्चात इससे उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही काफी है आपका। इस वीडियो में हमने गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो हम अनंत तार के लिए कर रहे हैं उसका एक पार्ट किया, एक भाग किया। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार इस तरह के नए नए वीडियोस मिलते रहे, जिससे आपको ज्ञानवर्धक सामग्रियां प्राप्त होती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे और आप लगातार अपने कोर्स को सही ढंग से समझ सकें। मेरा पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार से भी आपको सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए, जिससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना समझे हुए कोई भी टॉपिक आना संभव नहीं हो पाता है। तो प्रयास तो यही है हमारा। तो इस प्रयास में शायद मैं सफल तभी होऊंगा जब आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपको इसमें मिलने वाली अवस्थाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतने काफी बेटा। वीडियो नंबर 2 में, इसके पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं।